नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ वाली खिड़की में है आप सभी की सुपरिचित स्वाति तिवारी। टीवी की दुनिया की स्टार हैं और हमारे पास आ जाती हैं वो इसलिए कि मैं इनके साथ जबरदस्ती कर लेता हूं, वरना ये इतनी व्यस्त हैं और इतनी खुरपेच है इनकी जिंदगी में कि ये आने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बड़ा भाई होने का कुछ कुछ नाजायज फायदा मैं उठाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो बैठो। तो खैर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल से मैंने एक सीरीज शुरू की है, चंडू खाने की गप। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप तो ये मुहावरा जानती ही होंगी। आज की नई पीढ़ी थोड़ा बहुत नहीं जानती होगी, लेकिन चंडू शब्द जो है वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अफीम की एक छोटी सी गोली होती है। और चंडू खाने वो होते थे जैसे शराब घर होते हैं, जैसे पहले कहवा घर होते थे, फिर शराब घर आए, अब बार हैं या जो भी हैं। तो अफीम की वो गोली जो छोटी सी चंडू उसको कहते थे, वो खाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता था लगभग, और वो एक दूसरी दुनिया में रहता था जिसमें हमेशा ही हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी पाए जाते हैं। वो बिना लिए दिए या क्या लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो भाव स्थिति है वो चंडू खाने में मौजूद हर एक आदमी की होती थी। हुक्के की एक संरचना थी जिस पर रखी जाती थी, वो फटाक से फूटता था और उसका नशा इतना तीव्र होता कि वहां खटिया बिछाई रहती थी, चारपाइयां रहती थी, क्योंकि आदमी उसके बाद उठ के जा नहीं सकता था। जो बहुत बड़ा नशेड़ी होता था वो भी 1-1.5 घंटे तक के लिए लेटता ही लेटता था, और उस दौरान मंगल, बृहस्पति, शुक्र तमाम ग्रहों से घूम घाम के आता था, पूरी गैलेक्सी से। उसके बाद जब कुछ लोगों को घर वर छोड़ दिया जाता था तांगे वांगे से, तो वो घर पर भी वैसी ही बातें करते थे। मेरा मानना है कि यह देश एक भव्य और विचित्र चंडू खाना है। इसमें चंडू खाने की गप चलती रहती है। तभी कोई उठता है अचानक कह देता है कि आरबीआई 200 अरब का सोना बेच दिया, कोई उठता है कहता है कि सुनामी आने वाली है। ऐसी ही एक चंडू खाने की गप मैं आपको सुनाऊंगा। अभी एक चंडू खाने की गप आपके गृह राज्य बिहार से आ रही है, जहां फैजल खान नाम का एक तथाकथित महान शिक्षक पूरी मीडिया की लाइमलाइट लिए हुए है। और अभी हमारे कई मीडिया के दोस्त इस वजह से परेशान हैं कि वो जब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है ससुर, तब तक उन लोगों की छुट्टी नहीं हो रही है। इस चंडू खाने की गप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। स्वाति, ओवर टू यू। आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और चंडू खाने की गप आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसे समझेगी कि जो टपरी पे बैठ करके यो गप होती है, सुट्टा मारते हुए विशेष वाली, तो वैसी गप आप अपनी भाषा में जो जेनजी, क्योंकि हम वही बात करेंगे अभी, तो वो मोटा मोटी इस बात को समझ ले। और आपने कहा कि गृह राज्य में जो है वो, ये तो अद्भुत बात है ना। इसको तो पहले तो सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि हमारे गृह राज्य में इतना भुट्टा है कि एक गुरु घंटाल को लाइमलाइट में करके मीडिया हफ्ते भर से जो है, और कोई विषय दिख ही नहीं रहा है हफ्ते भर से। और जो गुरु घंटाल है वो इतना शातिर है, वो मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था, लाइट कैमरा एक्शन। ये लोग जो हैं ये वैसे शिक्षक हैं, ये शिक्षक नहीं है, ये रीलबाज है। इनको रील्स चाहिए, इनको ये रील की कमाई पे है। अगर वास्तव में ये, सबसे पहले तो ये बात बहुत स्पष्ट कर दिया जाए कि जो शिक्षक है, जो गुरु हैं, इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, और जो यूट्यूबर्स, क्योंकि कुछ वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को इतर करते हुए बिल्कुल जो सेलिब्रिटी, बिल्कुल सही शब्द चयन था, और इतर कोई शब्द नहीं हो सकता, जो सेलिब्रिटी, जो बिल्कुल चलते हैं सड़क पे तो 7 गनर इधर चाहिए, 7 गनर उधर चाहिए, 2 आगे 2 पीछे, मतलब
वेशभूषा ऐसी जो निक्कर पहन करके आ जाते हैं यूट्यूब की क्लास लेने, और बेल्ट लगा करके, अभिनय शर्मा नाम लेकर के कह रही हूँ, क्योंकि ये लोग तो चैलेंज कर रहे हैं ना, अब तो सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि भैया हम नाम ले रहे हैं, तो नाम लेकर के अब बात किया जाएगा। अभिनय शर्मा बेल्ट लगा के, ऊपर से शर्ट, नीचे निक्कर पहन के उछल उछल के क्लास में दिखाते हैं कि भैया हम तो निक्कर पहन के क्लास लेते हैं। वो टीचर्स जो सीधे तौर पे कहते हैं कि एक शर्ट हम अभी कभी यूट्यूब क्लास में चेंज नहीं करते हैं, वैसे शिक्षक वेशभूषा, उनका परिधान, उनका व्यवहार, उनकी भाषा शैली, उनका कृत्य, कुछ भी एक सामान्य जो जन होता है, मैं तो उस कैटेगरी में भी नहीं रखूंगी। शिक्षक और गुरु, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अब आते हैं जो फैजल खान की बात चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फैजल खान से मैं तब परिचित हुई थी, मुझे लग रहा है कि शायद 10 साल तो बीत ही गए होंगे। किसी शो में वो आए थे, वो नाम उनका हो रहा था, किसी शो में आए थे, और लोग उस समय उनका पूरा नाम नहीं जानते थे, क्योंकि ये भी देखिए वो पर्सन कितना भूखा है, अपनी असली पहचान जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं, उसने छुपा के रखी थी। वो उसका इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूछते रह गए थे कि आप अपना असली नाम बताइए, आप वास्तव में मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उसने नहीं बताया था। तो जो व्यक्ति अपने पहचान को उजागर करने में दशक लगा देता है, नहीं बताता है, वो जानता है कि अटेंशन सीकर, वो जानता है कि लोगों का अटेंशन अपनी ओर कैसे लेना है, उसके लिए शिक्षक गुरु ऐसे शब्द, मतलब मेरी शब्दावली में से तो वो डिफाइन नहीं होते हैं, बाकी लोग होंगे वो होते होंगे। अब आते हैं जो घटना 2-3 रोज से चल रही है, 3-4 रोज से, जिसमें गिरफ्तारियां, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज भी बहुत जगह चल रहा है कि आज रात हो सकती है खान सर की गिरफ्तारी। जो बच्चे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर लगे हुए हैं, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि आनंद सर वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी पूरे पटना में मार्च निकाले हैं कि भैया हमको जो खान सर वाले हैं वो लोग गलत फंसा के हमारे शिक्षक को जेल में कर दिया। भैया तुम लोग शिक्षा देने आए हो कि ये माफिया गनर तुम पे, यार मतलब एक बिल्कुल जिस जैसे कंपटीशन होता है ना व्यापार में, दो आले दर्जे के या माफिया का, भैया ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में गांजा अफीम बेचना नहीं, ये मेरे इलाके में तुम्हारे गुर्गे कैसे चले गए, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोग तब भी इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। भाषा शैली देखिए इन लोगों की। कौन है भैया, कौन घुसना चाहता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में? तुम सब, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे घर की 4 औरत को टाली पे नचाएंगे, तुम नचवाओ टाली पे, और तुम गाओगे तो ढेर पैसा कमाओगे, नौकरी करके कितना कमाओगे? 30-40 हजार। तुम लोग में संस्कार नाम का चीज नहीं है जी, तुम अपने बाप का नहीं पड़ोसी का औलाद है। ये शिक्षक की परिभाषा होती है, और हमारे ताली बज रहा है, और लोग जो है वो गुणगान चालीसा, अब तक खान चालीसा क्यों नहीं आया, मुझे आश्चर्य है। खान चालीसा अब तक तो लिखा जाना चाहिए था। ये भाषा, ये सोच, और ये माफिया वाला पूरा अटेंशन। आपको गनर की क्या जरूरत है भाई? आपके शिक्षक, आपके पूरे, आप तो दिल्ली से, डीयू से, जेएनयू से पढ़े हुए हैं ना, जेएनयू के प्रोफेसर लोग को कभी देखे हैं गनर लेकर के चलते हुए? मैंने तो नहीं देखा है। इवन जो लेफ्ट के सुपीरियर डीयू जेएनयू वाले जो हैं वो भी नहीं, इवन निवेदिता मेनन को भी मैंने कभी नहीं देखा, वो भी चर्चा में है अभी, मैंने नहीं देखा इन लोगों को गनर। मतलब चलिए प्रोफेसर, बहुत बड़े प्रोफेसर अमर्त्य सेन, चलिए उनका भी नाम लेते हैं, गनर लेके देखा है चलते हुए? नहीं देखा है। इन लोगों से भी बड़े तोप हैं क्या ये लोग? नहीं। शो ऑफ, शोबाजी, रीलबाजी, खतरा किससे है आपको? आप तो शिक्षा दान करते हैं ना, आप कहते भी कि कम पैसा लेते हो सकता है कम पैसा लेते हो, इस बात में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आप 200 कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि 251 रुपया ही लेते होंगे, कह तो रहे हैं तो मान लेते हैं। तो अगर शिक्षा का दान आप 250 रुपए लेकर के कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? क्यों, आखिर क्या जरूरत है? पूरा का पूरा भार, हाँ जी बोलिए।
नहीं, मैं आपकी बात सुन के उसका जवाब दूंगा कि क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। आप अपनी बात पूरी करें जी। तो कहने का सार तात्पर्य कुल मिला जुला कर यही है कि शिक्षा, भारत की शिक्षा पद्धति जो है वो तो खा गया है। वो आजादी के समय से ही गुरुकुल खत्म, मतलब भारत की शिक्षा पद्धति खत्म। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, ये सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया है शिक्षा नीति। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा काफी छोटा है और मेरे जो भतीजे भांजे अभी 5-7 साल पहले उस उम्र में थे और उनकी किताबें और पढ़ने के तरीके मैं देखती थी, और आज 5-7 साल बाद ही मैं अपने बच्चे से कंपेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिख रहे हैं। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत पॉजिटिव चीजें सिलेबस में दिख रही हैं। रामायण महाभारत की बात हो रही है, कक्षा 1 का बच्चा है, तो ये अपने आप में ये बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। पढ़ाने का तरीका भी बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है। लेकिन पूरे के पूरे अगर हम देखें, मतलब शिक्षा नीति कह ले, शिक्षा पद्धति कह ले भारत की, तो पूरा घालमेल तो है। आप उसको सिलेबस के नाम पर समझने का प्रयास करें तो, आप उसको पढ़ाने के तरीके के नाम पे करें तो, या एक बहुत छोटी सी बात, बहुत इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, 12th बोर्ड जो विज्ञान के छात्र होते हैं उनके सिलेबस में, उनके पढ़ने के पैटर्न में क्यों इतनी बड़ी खाई पाट दी गई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल इतर है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, नीट क्रैक कर लेते हैं और मेन एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं या बहुत कम नंबर आते हैं। क्यों आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है कि आप जो बोर्ड में जो पैटर्न रखें, जो सिलेबस रखें, जो तरीका रखें, वो उसी बेसिस पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले 12th के बाद? क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो हमने तो खुद एक स्पेस दिया है ना, कितनी गाली, कोचिंग को भी माफिया कह के कितनी गाली दी जाए। ये स्पेस क्रिएट तो सरकार ने करी है। ये मौजूदा सरकार की बात नहीं हो रही है, ये सत्य, ये जो चला रहा है 47 से, वो उसकी बात हो रही है। हमेशा एक गैप क्रिएट किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो चाहे आप 12th के बाद दे या ग्रेजुएशन के बाद दे, सरकारी परीक्षाओं के लिए और उनके सिलेबस में। तो एक मेन कंसर्न मुझे जो लगता है, जो डिस्कशन का मूल होना चाहिए कहीं भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी पढ़ाई को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के, सीबीएसई नीट को लेकर के बहुत डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुझे कहीं ये चीज नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे, मतलब बीसीओ डिस्कशंस तो मैं सुन चुकी हूँ, बहुत के पक्का पाठ भी रही हूँ, ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि ये अंतर हमने क्रिएट करके क्यों एक रास्ता बना दिया है कि हमारी शिक्षा पद्धति को एक्वायर करने के लिए एक माफिया तरीके का कोई चीज जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाए। तो ये तो सबसे पहले हमने जगह दिया है, तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तभी इतने बड़े ट्यूशंस हैं। अब कितने पैसे लेते हैं, कितनी मृग मरीचिका इनकी है, कितने बच्चे पास करते हैं। भाई पुलिस वाला एक बता रहे थे 10,000, एक बता रहे थे 12,000, टोटल 22,000, पता चला नियुक्ति ही हुई है 19,200 समथिंग की। तो भैया इतना दिग्भ्रमित करके पेरेंट्स को, बच्चों के माइंड को हाईजैक करके आप यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहे हैं कि तो रमाई टाली पे नाचेगी, और देखो हम तो निक्कर पहने हैं, हम तो शर्ट नहीं बदलते हैं, हम एक शर्ट रिपीट नहीं करते हैं, आप ये पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को भी समझने की जरूरत है। पेपर पर्चा लीक और ये सच ठीक है, ये एक अलग बहुत इतर विषय है, लेकिन ये जो गैप क्रिएट किया है हमारे सिस्टम ने इतने सालों में, इस गैप को मुझे लगता है कि अगर भरा जाएगा तो जो स्टूडेंट्स के आत्महत्याओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, पेपर लीक के इतर जो प्रेशर, जो सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप के सपनों का बोझ उठाते हुए, अपने सपनों का बोझ उठाते हुए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रोल होगा अगर हम इस गैप की ओर ध्यान दें। बाकी फैजल खान की गिरफ्तारी
मुझे लगता है हो ही जाएगी, क्योंकि आनंद सर की हुई है। और बिहार को इस बात की भी बधाई कि पहली बार भैया M वर्सेस Y बिहार में दिख रहा है, सड़क पे दिख रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो इस बात की तो बधाई मेरे ही गृह राज्य को जी। उस पर तो खैर बाद में जाएंगे। अभी फैजल पर जो धाराएं लगी हैं, दर्शकों को मैं बता दूं, BNS भारतीय न्याय संहिता की 109 नंबर धारा लगी है, जो हत्या का प्रयास है। मतलब जो पहले 302 होती थी, 307 होती थी, 302 तो हत्या था, 307 तो वो 109 हुई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की 3 धाराएं लगी हैं, 19, 20 और 25 ब्रैकेट 9, 27 और 35। फैजल खान के बारे में आपने पूछा कि किस लिए गनर चाहिए। मुझे क्यों गनर चाहिए, आपको क्यों चाहिए? एक गुंडे को गनर चाहिए? फैजल खान एक गुंडा है, एक जिहादी है। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, ये आपकी समस्या है, ये उसकी समस्या नहीं है। वो किसी भीड़ में जाता है तो 10 गनर्स के साथ जाता है, वो अपनी पत्नी को लाता है, पत्नी तो सॉरी नहीं, पत्नी नहीं, बीवी को लाता है, बुरके में लाता है। आप उसको महानतम योद्धा समझ रहे हैं, महानतम शिक्षक समझ। शिक्षक का जो मूल होता है, सीख, शिक्षा, शिक्षक कौन है? सीख देने वाला। क्या सीख देंगे ये? और मैं एकदम नाम लेके कहता हूं, ये फैजल खान है, विनाश अपकीर्ति है, एक बोझा है, ये सब जितने भी हैं, ये सब लंपू चंपू जितने भी हैं, इन सबको आज जो एंटरटेनमेंट चैनल्स, अब देखिए दर्शकों, हमारी बहन जी हैं, ये टीवी की स्टार हैं, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट चैनल से कहता हूं, वो लोग जो फंसे हुए हैं मामलों में, क्यों? क्योंकि आपने ही तो उनको भी स्पेस दी है ना। इस फैजल को किसने बुलाया? विनाश अपकीर्ति को किसने बुलाया? आप ही, इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने बनाया बड़ा। आज देखिए वही कैसे दे रहे हैं सिला। तो ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप शिक्षा को क्या समझते हैं। गुरु शब्द और बड़ा है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब हटाने वाला है, जो अंधकार हटा दे आपके जीवन से, और वो गुरु रहमान भी है। अभी आपके गृह राज्य में तो 12,000 दुए ठोके तू दिलू है साहब कि 10 12। अभी गुरु रहमान बाड़े, अभिषेक सर बाड़े, फलनवा सर बाड़े, चिलनवा सर बाड़े, कतना होई भाई। और गनर इसलिए भी चाहिए कि आप पटना के कोचिंग्स की हालत जाके देखिए। वसूली, मां सरस्वती के नाम पर जो पूजा होती है, उस समय आप जाके पटना के कोचिंग्स का हाल देख लीजिए। पटना के जो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी के हों, चाहे एन कॉलेज के हों, BN कॉलेज, कोई भी, वहां कौन लोग पाए जा रहे हैं आज की डेट में? उन कमरों में क्या हो रहा है जाके देखिए ना, आपको पता नहीं है महाराज। वहां भूमिहार राज हो रहा है, तो यादव कुर्मी हो रहा है, तो फलनवा हो रहा है, झोला में बम रखे हुए है, चाकूबाजी हो रही है, सैदुल्ला हॉस्टल का जाके उसको मार दे रहा है, उस वाला सैदुल्ला पर चढ़ाई कर रहा है। मैं नहीं बोलता हूं, मैं 2 विषयों पर बहुत कम बोलता हूं, एक शिक्षा पर और एक अपने पेशे पत्रकारिता पर, क्योंकि दोनों ही डूब चुके हैं। और वैसे ही मैंने चंडू खाने की गप इस सीरीज का नाम नहीं रखा है। आप देखिए कौन क्या बोल रहा है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 दिनों से आप उस फैजल को डिस्कस कर रहे हो यार। और अब मैं एक आपको चंडू खाने के सरदार का वक्तव्य सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आपसे एक लंबा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। लेकिन पहले इसको सुना जाए, क्योंकि ये चंडू खाने का जो सरदार है, इसको अगर नहीं सुना गया तो फिर हम लोग दर्शकों के साथ थोड़ा सा अन्याय करेंगे। जरा सुनिए इसको। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। अब ये देखिए, चंडू खाने के महान अर्थशास्त्री पैदा हुए हैं। मतलब ये व्यक्ति, ये लीचड़ आदमी,
ये पतित आदमी अर्थशास्त्र पर ज्ञान दे रहा है। इस देश में, इस देश का क्या हो सकता है। और आगे भी सुनिए, आगे ये क्या क्या कह रहा है। अगर आप अपनी हंसी रोक पाए तो मेरी तरफ से आप अपना नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, 1 रुपए तुरंत मैं सबको दूंगा भाई। इतनी अभी औकात है तो 1 रुपए या 5 रुपए की शर्त लगाता हूं। हंसी रोक के दिखाइए जरा इस चंडू खाने की गप को। हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी, ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर। अब ये बताइए कि ये व्यक्ति इस देश का नेता प्रतिपक्ष, ये व्यक्ति जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो उनसे मिलता है, क्योंकि वो आपकी परंपरा है, वो एक लोकतांत्रिक परंपरा है। ये आदमी विदेशों में जाता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, 1.5 अरब आबादी का ये नुमाइंदा है। ये क्या बोल रहा है इस पतित शिरोमणि को तो नहीं ही पता है। आप में से कितनों को पता है, हम में से कितनों को पता है। एक वाक्य में ये बोल रहा है कि इसको सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 3 साल से, दूसरे वाक्य में ये बोलता है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ससुर तुम मने चंडू खाने में भी भाई ये वाला नहीं मिल रहा है ना। ओवर टू यू। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी से, देखिए माफी के साथ, मेरी आदत है मैं राहुल गांधी जी वैसे ही करके बात करती हूँ। तो राहुल गांधी जी जो है, उनसे तो ये पूछना चाहिए था कि ये किस शॉक एब्जॉर्बर की बात कर रहे हैं कि जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया और वो आर्थिक सुनामी आने से रोक नहीं पा रहे। क्या वो 91 के इन्हीं के महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए वो शॉक एब्जॉर्बर था जब भारत ने अपना पूरा सोना गिरवी रख दिया था? क्या वो इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे थे? या अभी जो वैश्विक अशांति ट्रंप ने अपने दंभ में, और ईरान ने पता नहीं आत्मरक्षा कहेंगे या क्या कहेंगे पता नहीं, मुझे उसकी तरफ वाला अच्छा सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है। इन दोनों की लड़ाई में जो पूरा विश्व एक चपेटे में, एक लपेटे में आया है, उसके कुछ छींटे जो हर देश पे पड़ रहे हैं, भारत पे भी पड़ रहे हैं और हो सकते हैं कि और गहरे पड़े। तो इस वैश्विक स्थिति की वजह से भारत की स्थिति जो थोड़ी सी, सरकार भी बार बार कह रही है कि है ये चैलेंजिंग स्थिति है, चैलेंजिंग स्थिति है, उसका कंपैरिजन आप उस स्थिति से कर रहे हैं जब आपकी सरकार थी 9-10 में। ईरान हमारा सेकेंड मोस्ट वो देश था जिससे हम आयात करते थे तेल, और एक हेकड़ी जो लगा अमेरिका का, सैंक्शंस लगे और आप तुरंत पीछे होकर के ईरान को 6ठे नंबर पे कर दिए, जबकि बहुत सस्ता तेल भारतवर्ष ले रहा था। तो आप किस शौक को सोखने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मेरी समझ यही है ना। देखिए, जब ये लोग थे ना तो इंफॉर्मेशन युग नहीं था, जो अखबार अगले दिन कह देता था लोग मान लेते थे, जो हमारा प्रसार भारती आकाशवाणी बोल देता था कि ये नेता वो बोले हैं, हम मान लेते थे। अब हम नहीं मानते हैं, हमको 9-10 भी पता है, हमें 91 का सोना गिरवी भी पता है, हमें ये भी पता है कि जब बांग्लादेश में हमारे तेल कंपनी ONGC ने
तेल का कुआं निकाला था। मनमोहन सिंह को वो तेल पाइप के जरिए हल्दिया होते हुए भारत लाना था। म्यांमार, बांग्लादेश, हल्दिया, ये पाइपलाइन बिछनी थी, तो आपने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? अमेरिका के आगे कनैठी, अमेरिका की कनैठी और कॉम्प्रोमाइज, ये बार बार शब्द बोलते हैं राहुल गांधी। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ये आपकी जनता को, चलिए अच्छा हुआ ये विषय निकल गया। मैं 2-4 पॉइंट जल्दी जल्दी बता दूं ताकि जनता अवेयर हो जाए कि वास्तव में कॉम्प्रोमाइज होना और अमेरिका से दबना किसको कहते हैं। एक ईरान वाली बात बताई, दूसरी म्यांमार में जो तेल का कुआं निकला था वो चाइना ले गया जी। आज हमारी ये स्थिति नहीं होती, वो पाइपलाइन अगर बिछ गई होती तो। ऐसे ही पाकिस्तान में शांति पाइपलाइन, आपको याद होगा भैया, जो साइन करके आ गए थे मनमोहन सिंह, वो तेल जो है वो ईरान से, आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, उसका कुछ परसेंटेज पाकिस्तान को देना था। अरे आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान में साइन करके आ गए और उधर एक झंटा घुमा अमेरिका का और है गया, खत्म। आप क्या कर रहे थे? तेल, नेचुरल गैस, ये हमारे पास नहीं है। हालांकि अभी एक गुजरात में गुड न्यूज है, पुरी साहब का मैं ट्वीट देख रही थी, मिला है अभी कितना उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी है उस गैस के कुएं की और क्या है उसकी क्वालिटी, ये अभी सरकार चेक कर रही है। अगर वो अच्छी न्यूज हुई तो सच में ही पूरे भारतवर्ष के लिए इस आपातकाल जैसे ऊर्जा आपातकाल, ये बात समझनी होगी कि ऊर्जा आपातकाल, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर ज्यादा है, तो एक अच्छी खबर हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में जो दूसरों द्वारा क्रिएट किया हुआ है, जो आपकी सरकारों ने कर सकते थे, नहीं किया। हमारे पास कोयला था ना जी, कोल गैस पे क्यों आपने क्या किया? अरे धनबाद का कोयलरी दशकों तक जलता रह गया, जमीन धंस गई, कई लोग मर गए, अभी तक बीमार पैदा हो रहे आसपास के पूरे एरिया के लोग। आपके पास जो ऊर्जा का सोर्स था कोयला, क्या किया उसने? आपने उसका क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे जो नहीं है वो तो नहीं है, जो है उसके लिए क्या किया? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के लिए क्या करा? ये तो चूंकि अब चंडू खाने वाली बात निकली और आपने कहा कि ये पता नहीं क्या, ये सच में कोई माल तो फूंकते हैं, ये तो मतलब ये स्पष्ट है, ये क्या फूंकते हैं पता नहीं, कुछ तो ये लेते हैं। या तो हो सकता है कि किसी ट्रैंक्विलाइजर पे, चलिए प्यूरिफाइड शब्दों में बात करते हैं, किसी ट्रैंक्विलाइजर पे हो और इनका दिमाग जो है वो था ना कि दवा खा लिए ज्यादा नींद वाली, तो फिर वो दिमाग सच में काम नहीं करता, सेंसेस काम नहीं करते, या तो वो वैसे दवाइयों पे है। आप कह रहे हैं कि 3 साल से इसी वीडियो में वो भाई साहब ये भी बोल रहे हैं कि अब या तो इमरजेंसी आएगी या ये सरकार 1 साल में जाएगी। मतलब ये इनकी दादी माँ को ये बहुत मिस करते हैं। इमरजेंसी दादी माँ तो लगा के चली गई थी, भारत के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा काला धब्बा करके चली गई थी। तो मुझे लगता है कि अब दादी माँ की याद आती है तो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि 1 साल में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, और ये बात ये पिछले 12 साल में तीसरी बार कह रहे हैं। अभी आप 3 साल से आपको सब कोई रिपोर्ट ही कर रहा है, 3 महीने नहीं हुए हैं बंगाल इलेक्शन के, 5 स्टेट के इलेक्शन के, असम के 18 मुसलमान विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो, और मुस्लिम लीग केरला का अगर छोड़ दिया जाए, आपकी उपलब्धि क्या रही? अगर ये लोग आपको रिपोर्ट ही कर रहे थे और आप उसी समय पैरेलली ये कह रहे थे कि सब बिके हुए हैं जी, ये तो चुनाव आयोग जीता है जी, ये तो मोदी की जीत ही नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है, भाजपा की जीत नहीं है, तो आप क्या कर रहे थे? कोदो छिल रहे थे क्या? जब आपको ये लोग रिपोर्ट ही कर रहे थे, आपको आईबीजे पर अजय डोवल का नाम लिया है, वो आपने वीडियो में दिखाया नहीं, आज उसने अजय डोवल का नाम लिया है। तो जब सब कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, तो डर किससे लग रहा है? अमेरिका से, मोदी से? किससे डर लग रहा है? जब पूरी संस्थाएं आपको रिपोर्ट, एकदम पैरेलल प्राइम मिनिस्टर तो खड़े हो गए। देखिए, ये जमीन पे चुनाव जीत करके तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ख्वाब इनका यही है, पूरे कांग्रेस का ख्वाब यही है, तो इसी तरह पूरा कर ले रहे हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी भैया, एक स्प्लिटेड, सारी संस्थाएं मेरे पीछे, मैं प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, और दूसरा
हकीकत जैसे ही समझ में आती है, याद आता तो भैया हम तो नेता प्रतिपक्ष, वो भी 2 टेन्योर के बाद बने हैं। इस बार भाग्य थोड़ा उदयमान हो गया था, ग्रहों की स्थिति ठीक हो गई होगी थोड़ी बहुत। तो ये व्यक्ति क्या कहता, आपने कहा कि भारत को रिप्रेजेंट करता, बाहर कोई बुलाता नहीं है भैया। लाइब्रेरी में जाकर के ऑक्सफोर्ड के फोटो शूट करता है और बोलता है कि भैया हमको तो ऑक्सफोर्ड बुलाया था, दूसरे दिन अखबार में आता है बुलाने की ऑक्सफोर्ड। बात, बुलाता कोई नहीं है, ये एकदम वही चंडू की मुझे बुलाते हैं। वो एक इसका है ना चम्मच, क्या नाम है वो, आज राज्यसभा भी पहुंच गया है, पेड़ा, पवन खेड़ा। वो तो हाँ, तो वो बोलता है ना, लेकिन पहुंच जाएगा। वही मतलब उसको अब भाई उसकी तपस्या का फल तो मिल गया, तो हाँ, वो बिल्कुल। पहुंच ही जाएगा। तो उसी ने बोला था ना कि उसने बोला था, शूर्पणखा ने बोला था, एक सुप्रिया क्या उसके बोली, यहाँ क्या? के प्रवक्ता भी है कि राहुल जी को पूरी दुनिया सुनना चाहती है। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूं स्वाति कि पूरा चंडू खाना ही है। मतलब इस तरह के व्यक्ति को आप 99 सीटें दे रहे हैं, मतलब इस देश में चंडू खाने की कमी नहीं है, बहुतेरे चंडू खाने हैं। आप कल 6 तारीख है, हम लोगों ने ये वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड किया है, कल फिर से बहुत सारे लोग जमा होंगे जंतर मंतर पर, कुछ नया बवाल आएगा। हम भारतीय लोग उत्सव प्रिय भी हैं, चंडू खाने के भी हैं और उत्सव प्रिय भी हैं। हमें कुछ ना कुछ जीवन में चाहिए, रस चाहिए भाई, चलो काकरोचे बन जाते हैं। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो की भी एक समय सीमा होनी चाहिए, वरना हम लोग फिर वही चंडू खाने की गप है, इसलिए कितनी भी देर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं अपने हर एक वीडियो के अंत में कहता हूं कि मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ जाना चाहता हूं। मेरा ये कोई दावा नहीं है कि मैं आपको बने बनाए समाधान दूं, और मेरा ये दावा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं हर एक विषय पर हर एक चीज जानता हूं। मैं विशेषज्ञों को लाता हूं जो उन विषयों के बारे में जानते हैं, उनसे बात करवाता हूं आपकी, अपनी, और अपना ज्ञान बढ़ाता हूं। लेकिन ये सचमुच सोचने की बात है दोस्तों कि कोई फैजल खान आता है, रातों रात हम उसे सर पर चढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अभी पटना में सड़कों पर बच्चे हैं, कोई ज्ञान बिंदु है उसका कॉम्पिटिटर, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, ये फैजल के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, बच्चे हमारे पागल हो रहे हैं। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि क्यों जा रहे हैं। तो चंडू खाने की इस गप के साथ सोचिएगा जरूर, और अगर ये वीडियो आपको तनिक भी लगा हो कि हमने काम की बात की है हम दोनों ने, तो प्लीज इस वीडियो को बढ़ाइएगा और बाकी व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। इनका कोई चैनल अभी तक आया नहीं है, कई बार इनको हमने कहा है कि भाई आप कीजिए, लेकिन इनको टीवी से फुर्सत नहीं है, टीवी में ज्यादा ये इनको मजा आता है। तो ठीक है, ये तो भाई छोटी हैं लेकिन सेलिब्रिटी तो यही है, तो इनका आभार स्वाति था। लेकिन आप लोग प्लीज सोचिएगा जरूर और व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद, तब तक के लिए जय जय सिया राम।